अभी तक कि आप अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में ये पढ़ते हुए आए हैं कि किस तरह जब अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में से पास करती है, इंडक्टर में से पास करती है और कैपेसिटर में से पास करती है तो किस तरह से बिहेव करती है। उसके बाद आपने देखा कि जब हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है वो आरसी और आरएल दो इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइनली क्रॉस करती है तो उनकी फेज़र डायग्राम और उसका बिहेवियर क्या होता है। आज के नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास आरएलसी सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, जिसमें एक एसी जो सर्किट है वो कंसिस्ट करता है। तो जब तीनों में से कंबाइनली हमारी अल्टरनेटिंग करंट पास करती है तो वो किस तरह से बिहेव करती है। आरएलसी सर्किट बेसिकली एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम रजिस्टर को, कैपेसिटर को, इंडक्टर को अटैच करते हैं इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। आरएलसी की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सारा बैकग्राउंड को अगर आप रिवाइज करें तो हमने देखा था कि हमारे पास आरसी सर्किट में जो इम्पीडेंस फैक्टर होता है इंडक्टर का वो लीड करता है बाय रजिस्टर, जबकि आर एल सर्किट में जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि हमारे पास इंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो लीड करती है बाय द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, जबकि आरसी सर्किट में उसके इम्पीडेंस फैक्टर में हमने देखा कि हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो लैग कर रही होती है बाय द रेजिस्टेंस। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइनली ज्वाइन कर दें आरसी और आरएल सर्किट को, मतलब आरएलसी सर्किट बना दें, तो उसमें हमारे पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी इम्पीडेंस फैक्टर की वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें आर तो ज़ीरो पे ही है, एक्सएल इस तरह अपवर्ड शो करेंगे और एक्ससी इस तरह डाउनवर्ड शो करेंगे, क्योंकि एक्ससी जो है वो लैग करती है और एक्सएल जो है हमारे पास ये इम्पीडेंस फैक्टर वो लीडिंग वाला है, जो कि आपने आरएल सर्किट में अंडरस्टैंड किया। द वर्किंग ऑफ आरएलसी कैसे होगी? क्या वो आरएल की तरह बिहेव करेगा या आरसी की तरह बिहेव करेगा? क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस लैग करती रहेगी? क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस लीड करती रहेगी? तो वर्किंग ऑफ आरएलसी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे डिपेंड करती है। द होल थिंग लाइज इन वन थिंग, कि आप जो आरएलसी को अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। The working of RLC circuit totally depend upon the frequency of the source which you are providing it. हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे RLC सर्किट की जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सर्किट की फ्रिक्वेंसी बहुत लो होगी तो हमारे पास, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रिक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो फ्रिक्वेंसी कम होने की वजह से कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर की वजह से क्रिएट हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो पूरे का पूरा आर एल सी सर्किट है वो इसी तरह बिहेव करेगा जैसे कि एसी थ्रू कैपेसिटर हो, क्योंकि कैपेसिटर का बिहेवियर डोमिनेट कर जाएगा बाकियों की निस्बत। जबकि हाई फ्रिक्वेंसी में हमारे पास, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जब फ्रिक्वेंसी बहुत लो थी तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बहुत लो थी, जिसकी वजह से इसका बिहेवियर डोमिनेट नहीं किया। ये हमारे पास डल हो गया इसका बिहेवियर, और हमारे पूरे के पूरे सर्किट ने कैपेसिटर की जो बिहेवियर है उसको एग्जिबिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो फ्रिक्वेंसी पे डोमिनेट कर रहा था। जबकि हाई फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी हाई होगी, तो आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी जब हाई होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होगी, क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशन है। जबकि हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो इंडक्टर से जनरेट होने वाली ऑपोजिशन है, वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हाई फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डोमिनेट कर जाएगी और हमारा पूरे का पूरा आरएलसी सर्किट इसी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा जैसे एसी थ्रू इंडक्टर है, क्योंकि उस केस में रजिस्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर जो है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक है वो डल हो जाएंगी और ये डोमिनेट कर जाएगा। जबकि लो फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट करेगी। मतलब जो जो फ्रिक्वेंसी आप लो करते जाएंगे हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होती जाएगी, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। जब इसके दरमियान में लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी के दरमियान में एक पॉइंट ऐसा आएगा
जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी। तो वहाँ पे जाके हमारे पास सर्किट किस तरह का बिहेव करेगा। तीसरी जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का। रेजोनेंट का वर्ड रेजोनेंस से निकला है और रेजोनेंस का मतलब ही होता है किसी चीज़ का मैच कर जाना। तो हमारे पास अभी तक आपने देखा कि लो फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और ज्यों-ज्यों हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा करते जाते हैं, तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती जाती है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर का बिहेवियर जो है वो डोमिनेट करता जाता है। सो इन दोनों फ्रिक्वेंसी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कि XC और इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब कि XL दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है, मैच हो जाती है। इस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। सो इसको डिनोट करते हैं FR से और इसकी वैल्यू ये है जो कि अभी हम डिराइव करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू सेम है। अब क्योंकि दोनों का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। तो इस पॉइंट पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे हमारा जो पूरे का पूरा RLC सर्किट है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था और लो फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा था, अब एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने की वजह से रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जो RLC सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है, मतलब रजिस्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सो हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ये ज़ुबानी आपने याद भी रखनी है। ये कैसे आई है इसको डिराइव कर लेते हैं। सो हमारे पास ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए जो कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का है, हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की कंडीशन यूज़ करते हैं। एज आई एक्सप्लेन्ड, हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास XC और XL दोनों इक्वल हो जाते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों सेम हो जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, XC होता है 1/ωc, XL होता है ωL और ओमेगा होता है 2πf। तो इनकी वैल्यू पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। अब इस केस में हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, तो इसका सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं और फ्रिक्वेंसी को एक साइड पे कर लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा। हमें क्योंकि स्केयर की वैल्यू नहीं चाहिए, सिंपल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, तो हम स्केयर रूट लेंगे, तो जिससे हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की ये वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से हमें पता चला कि RLC सर्किट जो है ये डिपेंड करता है कि हम किस फ्रिक्वेंसी की इसको AC इनपुट देंगे। अगर लो फ्रिक्वेंसी की AC इनपुट देंगे तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। अगर हाई फ्रिक्वेंसी इनपुट देंगे तो इसके इंडक्टर का बिहेवियर डोमिनेट कर जाएगा और वो प्योरली ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि AC सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर में से पास कर रही है। और अगर हमारे पास कोई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मतलब कि ऐसा पॉइंट की फ्रिक्वेंसी हो जिस पे कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल वैल्यूज़ पे हों, तो उस केस में हमारा जो RLC सर्किट है दैट विल बिहेव प्योरली एज अ रजिस्टर।